हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम एडवांस अलजेब्रा के इस लेक्चर में एक थ्योरम प्रूव करेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम इज G is a group acting on a set X, then set of orbits in X under G is a partition of X. Okay, I think you got it. G का X के ऊपर एक्शन हो रहा है, ठीक। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो X के ऑर्बिट्स बनेंगे, ऑर्बिट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ X, कैपिटल X जो बनेंगे, दैट मेक्स ए पार्टीशन ऑफ X। ओके, एंड वन मोर थिंग, if any point, any element of capital X, we take X, then there will be a bijection. Bijection means a mapping होगी between the orbit of X and quotient group of stabilizer of X. लास्ट लेक्चर में हमने ऑर्बिट ऑफ X एंड स्टेबलाइजर ऑफ X की बात करी थी। सो देयर विल बी बाइजेक्शन बिटवीन ऑर्बिट ऑफ X एंड स्टेबलाइजर quotient ग्रुप ऑफ स्टेबलाइजर ऑफ X। सो अगर हम एक एलिमेंट लेते हैं तो उसके लिए एक बाइजेक्शन एग्जिस्ट करेगी, उसी तरह से दूसरा एलिमेंट लेंगे उसके लिए एक बाइजेक्शन होगी, क्योंकि हर एलिमेंट का अपना एक ऑर्बिट बनेगा और उसका उस एलिमेंट की एक स्टेबलाइजर होगा, और वो जो सेट ऑफ स्टेबलाइजर ऑफ X होगा वो एक क्वोशंट ग्रुप बनाएगा। तो उस क्वोशंट ग्रुप और ऑर्बिट ऑफ X के बीच में एक बाइजेक्शन होगी, और इट मीन्स दैट अगर ये बाइजेक्शन है तो ये 1 1 भी होगा, 1 2 भी होगा। सो डोमेन, ये डोमेन हो गया, ये आपका कोडोमेन हो गया। सो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, या यू कैन से ऑर्डर ऑफ ऑर्बिट्स ऑफ X, या यू कैन से एलिमेंट्स in orbits of X is equal to index of stabilizer of X. तो इंडेक्स का आपको पता है, इंडेक्स इज नथिंग बट इट इज ए number of distinct cosets of stabilizer of X, and this is index is nothing but it is a order of G divided by order of subgroup. So ये normal subgroup. So Gx means the order of G divided by order of G divided by order of Gx. That will be index of the this one. So this is one thing that we have to prove. And one more thing, if X is a finite set, then the order of capital X is nothing but it is a summation of index of Gx, and X will be stable. Gx means is a set of stabilizer of X, and this X will be from C, and C is nothing but it is a subset of X containing the exactly one element from the each of the orbit. So इस थ्योरम को करने से पहले अगर हम इसको, सबसे पहले अगर आपने लास्ट लेक्चर चेक किया हो तो इसमें हमने ऑर्बिट भी फाइंड आउट करा था और स्टेबलाइजर भी फाइंड आउट करे थे। तो जैसे ऑर्बिट का डेफिनेशन आपको पता है कि जब भी हम X का ऑर्बिट फाइंड आउट करना है एलिमेंट का, तो एक एलिमेंट आपका G का आएगा और एक एलिमेंट आपका X का आएगा, और उन दोनों को मिलके जो एलिमेंट बनेगा दैट विल बी ऑर्बिट ऑफ X, एंड दिस इज सबसेट ऑफ कैपिटल X। ओके, सो अगर यहाँ पे हम देखें
तो यहाँ पे हमने सेट जो पहले लिया था हमने सेट, तो इसमें ऑर्बिट्स फाइंड आउट करे थे, 1 का ऑर्बिट, 2 का, 3 का, तो इनका सेम ऑर्बिट आया था। उसी तरह से ये हमने S1 S2 S3 का ऑर्बिट फाइंड आउट करा था, तो S1 का भी ऑर्बिट सेम आया था, S2 का भी, S3 का भी, S4 का भी, एंड M1 M2 M3 M4 का भी, और D1 का डायगोनल्स का, और X1 का और X2 का भी सेम आया था। So we have to prove this, that this orbit, ये जो orbits बने, it makes a partition for x। तो ये हमने यहाँ पे प्रूव भी करा था इस एग्जांपल के लिए कि अगर इन सभी का हम यूनियन लें तो ये x के बराबर आ रहा है और ये दे आर डिसजॉइंट टू ईच अदर, so that's why it make a partition। और अगर हम यहाँ पे थ्योरम की बात करें तो थ्योरम में कैसे हम पार्टीशन प्रूव करेंगे, तो पार्टीशन प्रूव करने का तरीका एक ही है कि हम इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव कर देंगे, एक रिलेशन डिफाइन करेंगे और उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस प्रूव कर दें, तो इट मीन दैट इक्विवेलेंस रिलेशन जो होता है वो ऑलवेज पार्टीशन बनाता है। सो लेट्स start the proof of this theorem। You will see, first of all we have to prove for two element x and y belongs to x, and let the relation between x and y defined, and x related to y mean that x is equal to ay। तो डेफिनेटली ये a आएगा, that it comes from the g, ठीक, for some a belongs to g। सो कहीं ना कहीं ये एक ऑर्बिट हो गया आपका, ठीक, ये y का ऑर्बिट हो गया, एंड y का ऑर्बिट जो है वो x आ रहा है क्योंकि y के ऊपर a अप्लाई हो रहा है, ठीक। या हम इसको x का ऑर्बिट भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे a x इनवर्स x इक्वल टू y लिख दूं, देन इट विल बी ऑर्बिट ऑफ x, ठीक। सो यहाँ पे क्लियर करते हैं कि ऑर्बिट ऑफ y इज इक्वल टू x। तो सबसे पहले हम इस रिलेशन को डिफाइन करेंगे कि ये आपका रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन, अगर इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा तो ये आपका ऑर्बिट ये रिलेशन जो होगा इक्विवेलेंस होगा, तो ये रिलेशन सेट x के लिए एक पार्टीशन फ्रेम करेगा, ठीक। पार्टीशन का थोड़ा सा आपको मैं पहले बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कोई अगर हमारे पास सेट है x, अगर मान लो इसमें 3 एलिमेंट है a b c, अगर यहाँ पे मैं एक सबसेट लेता हूँ, x ले लिया, एक मैंने b ले लिया और एक c ले लिया, अलग अलग लेवल, तो ये जो सेट है ये पार्टीशन बना देंगे। क्यों? क्योंकि तीनों का यूनियन करूंगा तो x बन जाएगा और दे आर डिसजॉइंट टू ईच अदर। अगर मैं एक सेट a b ले लेता हूँ और एक c ले लेता हूँ, सो दिस इज इट इज नॉट ए पार्टीशन, बिकॉज यूनियन तो इनका x बन रहा है, बट a और दिस सेट और इस सेट के इंटरसेक्शन, हाँ यस, अगेन दिस इज ए पार्टीशन, ठीक, क्योंकि इंटरसेक्शन भी फाई है, तो एक सेट की बहुत ज्यादा पार्टीशंस बन सकती है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे ऐसे ले लूँ, एक ए बी ले लिया और एक मैंने बी सी ले लिया, देन दिस इज नॉट ए पार्टीशन, बिकॉज ये डिसजॉइंट नहीं है आपस में। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, डिसजॉइंट होने चाहिए और उनका यूनियन जो है वो कैपिटल एक्स के बराबर आना चाहिए, तो हम वी हैव टू प्रूव। तो इसको हम इक्विवेलेंस प्रूव करेंगे। सो सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन होता है क्या है, उसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ भाई। सबसे पहले हमें जब हम रिलेशन की बात करते हैं तो
फर्स्ट जो रिलेशन होता है वो होता है रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि उस एलिमेंट का अपने साथ ही रिलेशन आना चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं मान लूं मेरे पास एक सेट ए है और एक सेट बी है, इन दोनों के बीच में मेरे को एक रिलेशन डिफाइन करना है। ठीक। तो रिलेशन जो होता है वो इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। ठीक। और रिलेशन डिपेंड करता है कि सेट ए और सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरह के हैं। अगर सपोज करो कि ए और बी के बीच में जो एलिमेंट्स हैं दे आर नंबर्स, तो रिलेशन क्या हो सकता है दो नंबर्स के बीच में? रिलेशन में बी इक्वल टू, मे बी लेस देन, मे बी ग्रेटर देन, या मे बी डिवाइजर, मल्टीपल फैक्टर, लाइक दैट। अगर सेट ए और सेट बी में सपोज करो कि सेट ए में भी और सेट बी में भी स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइंस के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है? लाइन शुड बी मे बी पैरेलल, मे बी परपेंडिकुलर। ओके, तो लाइक दैट। So it means relation is something, nothing but is depending upon the sets. हाँ, अगर सपोज करो कि ए और बी के बीच में ए में भी नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हैं और बी में भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, पीपल्स के नाम है। अगर पीपल्स के नाम है तो डेफिनेटली रिलेशन क्या होगा? ब्रदर सिस्टर, हस्बैंड वाइफ, ओके, मदर फादर, लाइक दैट। तो अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करें तो सपोज करो कि अगर मैं रिलेशन ले लेता हूँ ब्रदर, तो क्या ब्रदर रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो सकता है? क्या राम इज ए ब्रदर ऑफ राम? इज इट पॉसिबल? नो। सो दिस इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव। इट मीन दैट रिफ्लेक्सिव ऐसा रिलेशन है जो अपन एलिमेंट अपने साथ ही कैरी करे। ठीक। सो रिफ्लेक्सिव का आपको आइडिया लगे कि अपने साथ ही जो रिलेशन होना चाहिए। फिर होता है सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में क्या होता है कि एक सिमेट्रिक मीन टू से दैट अगर ए का रिलेशन, किसी एलिमेंट का रिलेशन अगर ए इज रिलेटेड टू बी है, दिस इज गिवन। इसका मतलब अगर ए बी का ब्रदर है, यू कैन से, तो बी भी ए का ब्रदर होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे सिमेट्रिक। ठीक। और जरूरी नहीं है ये सिमेट्रिक होल्ड करे। अगर देखो, अगर बी कहीं गर्ल हो, ये बॉय हो, तो बॉय इज ए ब्रदर ऑफ गर्ल हो सकता है, लेकिन उल्टा नहीं होगा। गर्ल इज नॉट ए ब्रदर ऑफ अ बॉय। तो इज इट डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। सो इट मीन दैट अगर ये चीज दी है और वो रिलेशन इस उल्टा भी होल्ड करे, बी का ए का रिलेशन बी के साथ है तो बी का भी रिलेशन ए के साथ होल्ड करे, तो उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे कि वो सिमेट्रिक है। ठीक। और थर्ड आता है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में क्या होता है कि तीन एलिमेंट्स हम लेंगे, ए का रिलेशन बी के साथ, बी का रिलेशन सी के साथ, ये तीन हम चीजें दी हैं। तो हमें ये, अगर ये रिलेशन ए बी के साथ है, बी का सी के साथ है, तो वही रिलेशन अगर ए का सी के साथ हो जाए तो हम बोलेंगे कि ये रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव है। और ये तीनों रिलेशन हो जाए तो हम क्या बोलेंगे? इट इज ए रिफ्लेक्सिव वन। तो हमें ये जो रिलेशन डिफाइन करा है, x is related to y, is it means x is equal to ay। तो ये हमें प्रूव करना पड़ेगा। देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं कि x इज इक्वल टू ई एक्स, लिख सकते हैं। और ई जो है वो डेफिनेटली ग्रुप को बिलोंग करेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। डेफिनेटली दिस इज ट्रू। इट मीन्स दैट x is related to x।
तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस नाउ व्हाट दिस मीन। और जब हम सिमेट्रिक प्रूव करेंगे तो सिमेट्रिक में क्या करना पड़ेगा, पहले हमें मानना पड़ेगा कि लेट x इज रिलेटेड टू y। अब हमें प्रूव करना पड़ेगा y इज रिलेटेड टू x। सो अगर ये इससे रिलेट कर रहा है तो इट मीन दैट x जो होगा वो ए वाई के बराबर आएगा। ठीक, एम आई राइट। और क्योंकि a जो है वो g को बिलोंग कर रहा है तो डेफिनेटली a इनवर्स भी g को बिलोंग करेगा क्योंकि g ग्रुप। तो इट मीन दैट यहां से हम y इक्वल टू a इनवर्स x लिख सकते हैं। दोनों तरफ इनवर्स सेपरेट कर दिए तो इससे क्या मिल गया हमें, it means that y is related to x, hence symmetric। Very simple। Now in the case of transitive, अगर हम ले लेते हैं कि x जो है वो related to y है and y is related to z। Now we have to prove कि x is related to z। So what do? We do कि x is equal to ay and y is equal to vz, or this a and b should be from g। ठीक, क्योंकि g का x के ऊपर एक्शन हो रहा है, ये x y जो है तो कैपिटल x के रिलेशन है। सो नाउ फ्रॉम हियर यू कैन से व्हाट वी कैन डू, वी टेक x इज इक्वल टू ay एंड y को हम यहाँ भी यूज कर सकते हैं। सो y इज bz, so y using this one x into, because of action we can write like this। so what we get, because अगर a b g में है so a into b भी g का एलिमेंट होंगे because of closure। so from here we can say कि x is related to z। so from these three relations what we have proved that कि this relation x y implies x is equal to ay where a belongs to g is equivalence relation। तो इससे क्या होगा, देखो इक्विवेलेंस रिलेशन से क्या होगा, यहां से हमारे पास अलग अलग क्लासेस बन जाएंगी। ठीक, एक एलिमेंट अगर y के साथ रिलेट हो रहा है तो वो एलिमेंट की क्लास एक अलग बन जाएगी। अगर y z के साथ कर रहा है तो एक क्लास अलग बन जाएगी। तो वो क्लासेस जो बनेगी वो क्लासेस एक तो वो डिस्टिंक्ट होंगी, डिसजॉइंट होगी, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करेगा एलिमेंट्स में। और उन सभी को अगर हम जोड़ दें उन क्लासेस को तो वो कैपिटल एक्स के बराबर है। ठीक, सो अगर इसको डिटेल में कुछ और सीखना हो इसके बारे में तो एक +1 में आप मैथमेटिक्स की किताब देखें तो उसमें भी हम एक इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करते हैं फॉर रिमाइंडर, where remainder when we divide a number from a any किसी भी इंटीजर को अगर हम दूसरे इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो है वो ऑलवेज उस डिवाइजर से कम आएगा या जीरो आएगा या उसके बीच में आएगा। सपोज कि अगर मैं सपोज करूं कि मैं ए जो है ए को मैं बी से डिवाइड करता हूँ। ठीक, तो रिमाइंडर जो आएगा वो जो भी रिमाइंडर आएगा वो ए से कम होगा। ठीक, और जब हम डिवीजन इंटीजर की कर रहे हैं तो इट मीन दैट जो आपका रिमाइंडर हर आने वाला है तो वो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा एंड सो a-1। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये हमारी जितने ये रिमाइंडर्स होंगे उतनी क्लासेस बन जाती है। ठीक,
और वो जो क्लासेस होती हैं वो क्लासेस एक पार्टीशन फ्रेम करती हैं, ठीक। यू कैन गो थ्रू दैट, देन यू सी। तो स्टूडेंट्स वी हैव प्रूव दैट कि ये जो सेट ऑफ ऑर्बिट्स है वो एक पार्टीशन बनाता है। सो दिस रिलेशन इज नथिंग बट इट इज ए ऑर्बिट ऑफ x बोल लो या ऑर्बिट ऑफ y बोल लो, vice versa you can say. So from this we can say uh, this is a equivalence relation on x, and further we can say uh, this equivalence class of x is the orbit ओके। सो ये ऑर्बिट है, वो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया क्यों ऑर्बिट है। हेंस the set of all orbits is a partition of x. Hence मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, अलग अलग एलिमेंट्स के लिए अलग अलग क्लास बन जाएगी। सो वो जो क्लासेस होंगी वो डिसजॉइंट होंगी, और उन क्लासेस को अगर हम जोड़ दें तो वो कैपिटल एक्स के बराबर आएगा। सो हेंस द सेट ऑफ ऑल ऑर्बिट्स is a partition of x. Therefore it means that जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी को अगर हम पार्टीशंस को जोड़ेंगे अलग अलग एलिमेंट्स के लिए, सो दैट पार्टीशंस का जो यूनियन होगा वो x के बराबर आएगा, ठीक। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज c is any subset of capital X containing exactly one element from each orbit. देखो ये आपको लाइन थोड़ा सा तंग कर रही होगी, वी व्हाट दिस मीन। इसके लिए अगर हमें देखो इस एग्जांपल को गो थ्रू हो, देखो ये जो हमने एग्जांपल लास्ट लेक्चर में कवर किया था, लास्ट वीडियो चेक करना आप, देखो इसमें ऑर्बिट्स फाइंड आउट करें ना, तो एक्स 1 का 2 का और 3 का 4 का ऑर्बिट जो सेम आ रहा है, ठीक। इसमें S1 S2 S3 S4 S4 का ऑर्बिट भी सेम आ रहा है, M1 M2 M3 M4 का भी सेम आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं C डिफाइन करूं, अगर मेरे को C लेना है यहाँ पे, अगर सपोज करो मेरे को C लेना है, जो हम C बोल रहे हैं एग्जैक्टली वन एलिमेंट, तो C यहाँ से मैं ले लूंगा 1, फिर लूंगा एक एलिमेंट इससे लूंगा, S1 ले लो S2 ले लो S3 कोई भी एक ले लो, ठीक है। जैसे सपोज करो S2 ले लिया मैंने, एक मैं यहाँ से लूंगा, यहाँ पे M1 ले लिया, एक मैं यहाँ पे लूंगा D1, एक यहाँ से X1 या X2 दोनों में से एक ले सकते हैं, और एक हम सेंटर C ले, ये होगा C। क्योंकि जब हम इसका ऑर्बिट निकालेंगे तो यही तो आने वाला है 1 2 3 4, चाहे हम 2 लिया होता तो 2 का भी ऑर्बिट यही आता। उसी तरह से S2 का ऑर्बिट निकालेंगे तो 4 ही एलिमेंट आने, चाहे S2 का ले लो चाहे S1 का ले लो। तो उसी तरह से इसका भी M1 दो M2 M2 सभी का सेम है ऑर्बिट। तो रेपिटेशन क्यों देनी है हमने, तो एक ही एलिमेंट लेते हैं ना,
अदरवाइज हमें 1 भी लेना पड़ेगा, 2 भी, 3 भी, 4, तो रेपिटेशन हो जाएगी क्योंकि सभी का ऑर्बिट तो सेम ही आ रहा है। तो जिनका ऑर्बिट सेम आ रहा है तो उस क्लास में से एक ही एलिमेंट लेते हैं ना। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस नाउ, बिकॉज टोटल सम जो है 4 4 4 कितने हो गए, 12, और 2 14, 2 16 और 17, 17 बन गए। तो 17 तो एक 4 एलिमेंट ये दे देगा, 4 एलिमेंट ये दे देगा, 4 ये दे देगा, 2 ये देगा, 2 ये देगा और एक ये देगा। ठीक। सो नाउ आई थिंक यू गॉट गॉट दिस वन, कि जो सी है, ये सी क्या करेगा, ये सी जो है वो सबसेट ऑफ एक्स कंटेनिंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट फ्रॉम द ईच ऑर्बिट। ऑर्बिट जो एक ऑर्बिट बने उनमें से एक एक ले लो, कि जो रेपिटेशन है उनको लेने की जरूरत ही नहीं है। नाउ यू अंडरस्टैंड दिस, एंड दिस इज आल्सो ये डिसजॉइंट होगी ये। ठीक, क्योंकि ऊपर हमने प्रूव कर दिया है कि जो भी ऑर्बिट्स है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो वो डेफिनेटली डिसजॉइंट रहेंगे। तो इस थ्योरम का एक पार्ट तुमने प्रूव कर दिया, ये वाला पार्ट, कि द सेट ऑफ ऑर्बिट्स in x g is a partition of x. Now the second part is a bijection. तो we have to prove this, हमें एक मैपिंग लेनी पड़ेगी ऑर्बिट ऑफ एक्स और स्टेबलाइजर ऑफ एक्स के बीच में। सो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं, गिवन x belongs to capital X and consider the mapping. So phi is mapping from ये आ गया ऑर्बिट ऑफ एक्स टू क्वोशिएंट ग्रुप ऑफ स्टेबलाइजर ऑफ एक्स। ठीक। सो गिवन बाई, तो यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा ऑर्बिट ऑफ एक्स में, तो आपको पता ही है एलिमेंट जो आएगा वो, और जब ऑर्बिट बनता है एलिमेंट का तो उसमें एक जी का एलिमेंट होता है और एक एक्स का एलिमेंट होता है, तो ए एक्स, और एलिमेंट जो बन के निकलेगा एंड दैट विल बी ए कोसेट, एंड कोसेट ऑफ जी एक्स है, जी एक्स जो यहाँ पे सब्सक्रिप्ट में लगाया, दिस इज और स्टेबलाइजर ऑफ एक्स फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। ठीक। तो सबसे पहले हमें इसको वन वन प्रूव करना है, वेल डिफाइंड प्रूव करना है। तो यू नो वन वन और वेल डिफाइंड प्रूव करना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता। उसके लिए क्या करेंगे, एनी दो एलिमेंट ले लेंगे हम जी से। ठीक। और इस ढंग से लेंगे कि इन को जब हम ए के ऊपर अप्लाई करें और एक्स के ऊपर अप्लाई करें, तो जो आपका आउटपुट आएगी ए एक्स और बी एक्स वो सेम होना चाहिए। तो हमें प्रूव क्या करना पड़ेगा, हमने एक तरह से ले लिया कि डोमेन के दो एलिमेंट्स लिए और दोनों इक्वल मान ली। तो अगर ये जो मैपिंग है ये वेल डिफाइंड होगी तो इनकी इमेजेस भी सेम आनी चाहिए। बोलने का मतलब है कि अगर यहाँ पे हमने ए एक्स बी एक्स दो एलिमेंट लिए और हम बोल रहे हैं दोनों इक्वल है, तो ऑब्वियसली इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे ये एलिमेंट मिलेगा और इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे बी जी एक्स यहाँ पे एलिमेंट मिलेगा। मैपिंग एफ आई, तो अगर ये दोनों सेम है तो ये भी दोनों सेम होना चाहिए। अगर सेम होते हैं मेरा डिजाइन मैपिंग जो हमने डिफाइन करी वो वेल डिफाइंड है। ठीक। सो लेट्स सी, अगर ये है तो अगर दोनों तरफ आपका ये भी ए भी जी का एलिमेंट है, बी का भी एलिमेंट है, तो इट मीन दैट दोनों का इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे मैं ए इनवर्स से ऑपरेट कर देता हूँ इसको। सो इस पे अप्लाई करा दोनों तरफ, तो ए इनवर्स हमारे पास बन जाएगा
ए इनवर्स ए और यहाँ बन जाएगा ए इनवर्स बी एक्स. सो ए इनवर्स ए ई, सो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी एक्स. Okay, so what this mean? It means that कि अब देखो डेफिनेशन देखिए, ये डेफिनेशन किसकी है? ये डेफिनेशन हमारी स्टेबलाइजर की है. बट स्टेबलाइजर की डेफिनेशन क्या है? ये देखिए, स्टेबलाइजर का डेफिनेशन है कि जब हम एलिमेंट अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, तो वो एलिमेंट वापस उसी पे आ जाना चाहिए. तो जी जब एक्स के ऊपर अप्लाई हुआ तो एक्स वापस आ जाना चाहिए. तो ये जी जो होगा वो स्टेबलाइजर ऑफ एक्स में प्रेजेंट होगा. क्लियर? मीन टू से दैट एक्स को ये जी क्या कर रहा है? स्टेबलाइज कर रहा है. जी के ऊपर इसका एक्शन तो हुआ, लेकिन इसको फर्क कुछ नहीं पड़ा, एक्स ही वापस आ गया. तो सेम यहाँ पे देखो, अगर आप इसको यहाँ पे अगर आप इस चीज को नोट डाउन करें, तो ए इनवर्स बी को जब हमने यहाँ पे एक्स के ऊपर अप्लाई करा, एक्स के ऊपर, तो एक्स ही वापस आ गया. इट मीन दैट जो ए इनवर्स बी है वो कहाँ पे होगा? स्टेबलाइजर ऑफ एक्स के अंदर होना चाहिए, क्योंकि एक्स को क्या कर रहा है? स्टेबलाइज कर रहा है. और ये तो आपका एक वेरी सिंपल रिजल्ट है कि अगर ए इनवर्स बी जी एक्स में है, तो डेफिनेटली जो आपका ए जी एक्स है वो बी जी एक्स के बराबर है. ठीक, तो ये तो हमारी नॉर्मल सब ग्रुप के लिए हमने रिजल्ट भी पढ़ रखा होता है कि ए अगर दो को सेट्स बराबर आ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये तभी होल्ड करेगा जब ए इनवर्स बी जो होगा वो एच के अंदर होगा और बोथ भी ट्रू होता है. तो स्टेबलाइजर भी नॉर्मल सब ग्रुप होता है. तो इससे क्या हो गया? दो एलिमेंट सेम ले लिए तो हमने प्रूव कर दिया कि उनकी इमेजेस भी सेम है. ये दोनों सेम थे तो ये भी हमने सेम प्रूव कर दिया. तो इससे ये वेल डिफाइंड हो गया प्रूफ, इट इज वेल डिफाइंड. और इसी का अगर हम रिवर्स कर दें, इसी का हम अगर रिवर्स कर दें, तो वो वन वन हो जाता है. वन वन मीन टू से दैट दो एलिमेंट सेम ले लिए, इससे ये आएगा, इससे ये आएगा, इससे ये आएगा, तो उनकी प्री इमेज सेम हो जाए. तो मैं यहीं पे एरो लगा देता हूँ. ठीक, तो ये आपका रिवर्स हो गया इसका. तो फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन से कि दैट इम्प्लाइज फाई इज वेल डिफाइंड, and 1 1. तो बाइजेक्शन के लिए अब एक चीज बचती है हमारे पास, ऑन टू प्रूव करना. सो फॉर ऑन टू अगर हम यहाँ पे एक एलिमेंट लेते हैं, लेट ए जी एक्स बिलोंग्स टू जी वाई एच से, तो डेफिनेटली यहाँ पे फॉर ए बिलोंग्स टू जी हो गया. ठीक, सो डेफिनेटली देयर एग्जिस्ट ए एक्स belongs to gx. अगर फॉर ए है वहां पे एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, ए एक्स जो होगा वो जी एक्स में होगा. सो सच दैट फाई ऑफ ए एक्स जो है वो जी एक्स के बराबर फॉर ऑल ई बिलोंग्स टू. सो हेंस इज ऑन टू. हमने क्या किया? कोड मेन से एलिमेंट लिया, तो कोड मेन से लिया तो ऑब्वियस है जी एक्स तो एज इट इज आएगा, पर यहाँ पे जो है ये जो है वो इससे आएगा. जब ये इससे आएगा तो डेफिनेटली हमारे पास एक एक्स एग्जिस्ट करेगा, और ए इंटू एक्स जो होगा वो ऑर्बिट ऑफ एक्स में होगा. और ये तो डिफाइनिंग ही है इस एलिमेंट का. तो इट मीन दैट इस एलिमेंट के लिए यहाँ पे ये एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है. इट मीन दैट कोई भी कोड में इनका एलिमेंट
यहाँ पे कोड में इनका कोई भी एलिमेंट है वो खाली नहीं बचेगा, उस हर एलिमेंट के लिए यहाँ पे प्री इमेज मिलेगी मुझे. सो इट मीन दैट phi is on 2. So that implies phi is on 2. So therefore phi is bijective. तो ये सेकंड पार्ट भी इसका प्रूव हो गया. ठीक, बाइजेक्टिव हो गया. तो अगर ऑन टू है तो डेफिनेटली नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे वो डोमेन और कोडोमेन के सेम होंगे. सो यू कैन से जी आपका आ गया डोमेन. तो डोमेन के जो एलिमेंट्स होंगे तो मॉड ऑर्डर ऑफ जी एक्स या ऑर्बिट ऑफ एक्स इज नथिंग बट इट इज ऑर्डर ऑफ या नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन, एंड कोडोमेन इज क्वोशिएंट ग्रुप. और लैग्रेंजिस थ्योरम, लैग्रेंजिस थ्योरम क्या बोलती है कि जो आपका ऑर्डर ऑफ जी ओवर ये इसके बराबर आएगा, क्वोशिएंट ग्रुप का जो ऑर्डर होगा वो इसके बराबर आएगा. एंड दिस इज नथिंग बट इट इज इंडेक्स ऑफ स्टेबलाइजर ऑफ एक्स. ये हमने प्रूव करना था कि ऑर्डर ऑफ number of element in orbit of x is equal to index of stabilizer of x. Okay, so I hope you understand this. Now the last thing is that इस थ्योरम में हमने ये वाला पार्ट भी प्रूव कर दिया कि दिस इज ऑर्बिट और ये चीज होल्ड करती है. तो ये हमने प्रूव कर दिया और बाइजेक्शन प्रूव कर दिया. अब बचता है कि if x is a finite then this happen. So it is obvious now कि अगर हमने यहाँ पे ये लिख रखा है कि x is ये this one, x is a union of this. ठीक है, disjoint है. तो definitely we can say if x is since x is the disjoint union of orbits gx. Basically this is the definition of partition union. X is union of gx. ठीक, और ये जो x है ये c से आ रहा है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको. और अगर इसमें ये x जो है वो फाइनाइट है, इज फाइनाइट, तो इट मीन दैट ये यूनियन आर्बिट्रेरी नहीं होगा, ये फाइनाइट ही होगा यूनियन. ठीक, और अगर ये यूनियन फाइनाइट होगा सो ऑर्डर ऑफ एक्स जो होगा दैट विल बी, जब ऑर्डर लेते हैं तो आपको पता है जो ऑर्डर तो यूनियन आपका समेशन में कन्वर्ट होगा. ठीक, सो दैट विल बी ऑर्डर ऑफ जी एक्स. और ऑर्डर ऑफ जी एक्स या ऑर्बिट ऑफ एक्स जो होगा अभी हमने प्रूव करा, दिस इज नथिंग बट इट इज इंडेक्स ऑफ स्टेबलाइजर ऑफ एक्स. सो जी ये ऊपर हमने प्रूव करा, ये इसको हम यहाँ पे यूज कर देंगे. ठीक, सो फ्रॉम दिस द लास्ट पार्ट इज आल्सो प्रूव्ड. तो यू सी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, बहुत बार एग्जाम में ये पूछी जाती है. सो इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी, एंड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग यू कैन गो थ्रू द लास्ट वीडियो. उसमें से हमने ये ऑलरेडी प्रूव कर रखा है कि जब x का g का जब x के ऊपर एक्शन होता है इन डिहाइड्रल ग्रुप D4, तो कैसे ये यहाँ पे जो x के डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो ऑर्बिट्स बनाते हैं वो किस तरह से इसका ऑर्बिट जो है ऑर्बिट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एक्स पार्टीशन कैसे बनाते हैं, ये हमने अच्छे से एक्सप्लेन करा था लास्ट वीडियो में. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.
If you have any doubt, you can ask me.